जो अभी आपकी है ये, इसके तो अभी टॉक्स की वो काइंड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्रॉब्ली दैट विल बी जी एंड सर। ऑफ मार्च, और अपना सॉरी एंड ऑफ मई, जून तक से जी चला जाए। सर, हमें माफ तो नहीं करने वाली सीपीएसपी कहीं कि चले रहने दे इस बैच की? कि वो बगैर एग्जाम के डिग्री दे दें, जैसे कोविड में ये ए लेवल्स और ओ लेवल्स वालों को मिली थी। नहीं सर, नहीं। सर बता जो नहीं रहे कुछ। नहीं बेटा, उनको खुद नहीं अभी पता है, क्योंकि तैयारी उनकी भी कंप्लीट नहीं है, तो दिस इज जी न्यू जी थिंग, ये होगा। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करो। जी सर। अल्लाह जी ये सर। ना करे कि वो आपको सिर्फ 1 वीक का नोटिस दे के कह दें कि जी आके एग्जाम दे दो। उसकी वजह से पॉसिबिलिटी भी कई बार हो जाती है। लेकिन आप लोगों की तैयारी आपकी तरफ से मेरा ख्याल है कि कंप्लीट होनी चाहिए। यू नीड टू काइंड सर ऑफ, ऐसा तो नहीं है देखो कि आप कोई कभी और भी नहीं ट्राई उनको कर चैलेंज रहे कर हो सकते कि कि जी ऐसा कि तो नहीं आपने है हमें कि इतना टाइम। सर ये वापस उसी लॉन्ग टेस्ट पे ही आ जाए? क्योंकि मैंने एक दो लड़कियां हमारी मतलब कुछ बात कर रही थी कि शायद प्रोफेसर बहुत से एग्री नहीं कर रहे बहुत से इस मामले में, इस न्यू फॉर्मेट के ऊपर इतनी जल्दी लाने के ऊपर। तो ऐसा तो नहीं है कि वो दोबारा से लॉन्ग केस फिर आ जाएगा? मैं बहुत, मेरा ख्याल है इसका एक सर्किट तो डेफिनेटली चलेगा, जो ये आप लोगों का जो बैच हो एक तो डेफिनेटली चलेगा। उसके बाद बैठ के रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मैं जो ये इनके काउंसिल के मेंबर्स हैं जिनसे भी मिला हूँ, और जो हमारी गायनी फैकल्टी के जितने मेंबर्स हैं, वो तो सारे के सारे बड़े अपना पम्प्ड अप हैं कि जी नहीं, हमने इसको लॉन्ग केस को खत्म कर। जी सर, अल्लाह करे बस ये खत्म तो ही हो। इसलिए नहीं नहीं, दिस इज लाइकली चांसेस, 90% चांसेस हैं कि जी सर इंशाल्लाह ये। जी सर। सर वो जो उन्होंने नोटिस दिया है ना, तो जाहिर है पहले भी तो वो सारे ही सबकी प्लानिंग, सबकी मतलब पहले मीटिंग होके ही उन्होंने नोटिस दिया है ना, एक्सप्लोर किया। ऐसे थोड़ी है कि सीपीएसपी ने अकेले दे दिया है। तो अब तो मेरा ख्याल है अब तो इस बात की कोई वर्थ नहीं है कि अब दोबारा, क्योंकि एक तो उन्होंने अपना सारा ही स्केड्यूल चेंज कर दिया और फिर हमें 2-3 महीने एक्स्ट्रा दे के फिर हमें लॉन्ग केस पे ले आए। ये तो मेरा ख्याल है कोई नहीं है सही बात। मैं जिस तरह कह रहा था कि अनलाइकली है कि ये यू टर्न लेके वापस जाएंगे। लेकिन आप लोग जितने हो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, अगर वो आपको कल भी बुला के कहते हैं कि जी आके हमारी एग्जाम में अपेयर हो जाओ, तो यू शुड बी रेडी टू दैट सेंस। इसका इंतजार मत करो कि जी कौन सी डेट है क्या है। डेट ने तो आना आना है। और तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जी वो आपको अगर कल सुबह कहें कि जी आप आ जाएं और आपका फलां बैच में आपका ये वाला आपका है, तो उसमें होपफुली जाके आप जाओ और बिस्मिल्लाह करके इम्तिहान दो। उसमें ये अब लड़ाई झगड़ा की एमआरसीओ जी इतना की टाइम बुक्स मिलना करनी है चाहिए। सर? सॉरी बेटा, सर एमआरसीओ क्या जी कह की रहे हो बुक्स बेटा? करनी है? एमआरसीओ जी की बुक्स करनी है सर? मेरा ख्याल है कि अगर आप जितनी मिलती हैं उसको खोल के पढ़ना जरूर शुरू करो। उससे थोड़ा सा आपका टॉक्स का जो है ना वो ब्रॉडन होगा हराइजन। मैंने देखी है, आई थिंक नॉट दैट बैड, करनी चाहिए। अगर टाइम है जरूर करो, इट विल हेल्प। इट विल हेल्प, ओके, थोड़ा थैंक सा यू आपको कम से कम ये आइडिया जरूर हो जाएगा कि वो टॉक्स में कितनी इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं, कितना टाइम पीरियड है, और उसके क्या करूँ। क्योंकि पैटर्न तो उसी के, जब भी बात हुई है मेरी इसमें आपकी गायनी के फैकल्टी के अंदर, वो पैटर्न इसी से मिलता जुलता है बस। उसी सर को कोई वो बुक बता फॉलो दे करना प्लीज, चाहते एमआरसीओ जी की कोई बुक बता दे, कोई एक दो अच्छी हैं। बेटा वाली जो। मुझे इस तरह ऑफ द कफ तो याद नहीं, वो किसी भी आप या तो ऑनलाइन ढूंढ लो, वरना जो ये प्रोवाइड करते हैं आपकी वो जो फोटोकॉपीज हैं, उनमें से जो जो हैं, लाहौर में तो मुझे बंदे का नाम पता है, बाकी मुझे शहरों का नहीं पता। कि जिसको कॉल करो तो उसके पास अगर पड़ी हो तो वो लिस्ट भिजवा देता है, उसमें से आप यू कैन पिक एंड चूज। उसका नाम जो होगा वो मैं इमरान को कह दूंगा, मुझसे वो लेके आपके ग्रुप्स में आपको डाल देगा नाम और नंबर। तो यू कैन गिव हिम अ कॉल एंड आस्क हिम। पर ये तो मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तब उसके पास होती थी सारी किताब। तो शायद उसके पास पड़ी हो, या वो मंगवा देगा, या वो करके कर लो। तीसरा आप जो इसकी है, एक तरीका आसान ये भी है कि जो आरसीओजी की वेबसाइट है उस पे जाके उनकी बुक शॉप का भी एक बीच में कंपोनेंट है, उस पे जाके क्लिक करके उसमें भी लिस्ट आ जाती है समटाइम्स।
ये तो मैं जब हमने ट्रेनिंग की तब की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि अभी भी होगा। तो उनकी बुक शॉप पे करके वहां से आप ऑनलाइन वैसे ऑर्डर कर सकते हो, उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट बुक का नाम और ऑथर का नाम पता चल जाए तो फिर वो मतलब मिल जाती है, मिल जाती है। इसलिए ऑफ द कप मुझे नहीं चाहिए, मुझे याद नहीं है, पर ये खल्दून की वहाँ करके इस तरह करके हैं, 2-3 हैं नाम जो मुझे याद है कि अभी तक वो यूज किया करते थे। सर एक तो गेट एमआरसीओजी पार्ट 3 बेटा आपकी बात कट रही है। मुझे बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, जो अगर कोई बोल रहा है इस समय गेट थ्रू एमआरसीओजी पार्ट 3 की बुक है एक, एमआरसी ये, और दूसरी जो है वो ऑस्की की है, एमआरसीओजी पार्ट 2। ये 2 बुक्स तो हमने ली हुई हैं। बेटा देखो, इन बुक से आपने सिर्फ आइडिया लेना है कि क्वेश्चन किस किस्म के आ सकते हैं, बाकी तो अब क्या होना है ये तो ओनली टाइम विल टेल, लेकिन आई डोंट थिंक सो कितने फिक्र की बात। जी सर। चलो लेट्स कंक्लूजन तो ये हुआ कि हमने अपना टेक्स्ट नाम स्ट्रॉन्ग का करना बोला है। आपने, ये प्लीज रिपीट कर दें नाम बुक्स का। अगर किसी के पास भी ग्रुप में है वो उससे तस्वीर खींच के उसे ग्रुप में डाल दो, अपने जितने सारे आपके हैं, ऑलरेडी सब तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। उधर लिख दो, या ये इसके भी मेरे ख्याल है जूम में भी ऑप्शन होती है कि यहाँ से भी शेयर कर सकते हो, लेकिन नहीं है तो वो इमरान को जरूर शेयर कर ले, इमरान बाकी सबके साथ जरूर कर ले। एक गेट थ्रू की बुक है, वो भी इसी तरह के सिनेरियो दिए हुए हैं, और एक लेंज है, दोनों अच्छी बुक्स हैं, और ये एमआरसीओजी पार्ट 3 की बुक्स है, दोनों आराम से कराची से मिल जाती है। हाँ बिल्कुल मिल जाती है, इसमें कोई ऐसा इतना मुश्किल नहीं है, बस वो पढ़ने आइडिया वाले लेना बनो, बाकी खैर है ना, सिनेरियो इजी मिल जाते हैं, उससे आइडिया हो जाता है। टॉपिक के साथ साथ सिनेरियो हम लोग कर रहे हैं। हाँ चलो आज की क्लास केस किसने प्रिपेयर किया था? वी हैव अ कैंडिडेट जिसने किया कि नहीं है? मैसेज नहीं देखा बेटा, आवाज आनी बंद हो गई, चिरागों में अंधेरा नहीं रहा क्या, ना रोशनी नहीं रही? सर डॉक्टर किशोर का नाम लिखा हुआ था। वो भी हैं कि नहीं है? सर आप में से किसी ने उन्होंने प्रेजेंट करना है डॉक्टर शनाज कौसर को, जीडीएम उनका था। इमरान इस क्लास का कोई डिसाइड हुआ था कि अभी नहीं हुआ था? सब फर्टिलिटी बताना था सर आपने, डॉक्टर रूबा ने मैसेज किया होगा आपको, सब फर्टिलिटी पे बात करनी थी। ओके, सब फर्टिलिटी किसने हिस्ट्री ली हुई है? एनी कैंडिडेट जिसने ली हुई है? नहीं है? ओके फिर आप कोई केस सिनेरियो दे दें, वो फिर उसको कंटिन्यू कर लेंगे। ये सर आप ऐसा करें, कोई केस सिनेरियो आप खुद दें, फिर हम उस पर हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन जैसे सिनेरियो उस पर फिर मजीद बात करें। चलो उसमें फिर हम यूं करते हैं, मैं एक अपना रोल प्लेयर बन जाता हूँ, आप मुझसे हिस्ट्री लोगे। यस सर, यस सर। टेक अ फोकस्ड हिस्ट्री ऑफ सब फर्टिलिटी। मेरा ख्याल है हम तकरीबन 10 मिनट्स इस पे लगा के, और फिर उसके बाद उसकी मैनेजमेंट उसकी डिस्कस करेंगे। आप में से कौन लेगा मेरी हिस्ट्री? सर आई विल टेक हिस्ट्री। सॉरी? यस सर, आई विल टेक हिस्ट्री। चलो बेटा, देन यू कैन स्टार्ट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारवी है, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम आमना। आमना, आपकी उम्र क्या है? 35। आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? 8 years। 8 years। आपकी शादी खानदान में हुई है या बाहर कजिन्स में हुई है या बाहर हुई है? मेरी बाहर हुई। अच्छा, आपको इन 8 सालों में कोई बच्चा तो नहीं हुआ? कोई बच्चा हुआ है? मेरी एक प्रेगनेंसी हुई थी, जाया हो गई थी। अच्छा, कितने मंथ्स पे जाया हुई थी? बहुत अर्ली थी शुरू में। अच्छा, शादी की फौरन बाद हो गई थी या कुछ अरसे के बाद हुई थी? आपने कोई दवाइयाँ वगैरह 5 साल पहले की बात। ये 5 साल पहले ये खुद ही हो गई थी या दवाइयों से हुई थी? खुद ही हो गई थी। अच्छा, सही। आप काम क्या करती हैं? आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैट्रिक किया हुआ है और हाउस वाइफ। अच्छा, आपके शोहर की उम्र क्या है? उनकी 40 years है। ठीक, वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट जॉब पे। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। ठीक है, वो कोई नशा वगैरह, कोई सिगरेट वगैरह या शराब ऐसा कुछ पीते हैं? सिगरेट पीते हैं। अच्छा, सिगरेट कितने अरसे से पी रहे हैं? शुरू से ही पी रहे हैं? पिछले, हाँ जी, शुरू से, जब से अच्छा, शादी तब से पी। आपका कभी कोई बचपन में कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, जैसे नीचे अंडे हुआ किनका बेटा? या जी सर? किसका किसका पूछ रहे हो आप? मेरा पूछ रहे शोहर का हैं? कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ बचपन में, या कोई ऐसी कोई बीमारी तो नहीं थी उनको जिसकी वजह से क्या नो। गोलों की ऑपरेशन हुई हो? अच्छा, सही है। उनको कोई बीमारी तो नहीं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से कोई दवाइयाँ ले रहे हैं डिप्रेशन की? नहीं, कोई दवाई नहीं ले रहा। अच्छा, सही है। और आपको कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर? नहीं, मुझे ब्लड प्रेशर शुगर नहीं। आपको माहवारी सही आती है? तकरीबन ठीक आती। हर महीने में आती है या कुछ दिन ऊपर चढ़ जाते हैं? कई बार सिर्फ 4-5 दिन ज्यादा ऊपर हो जाते। तो माहवारी के साथ आपको शदीद दर्द तो नहीं होता? सॉरी? जिसमें आपको माहवारी के दौरान शदीद दर्द तो नहीं होता जो आप नहीं, बर्दाश्त कर रही हो? अच्छा, सही है। और आपको फ्लो सही आता है? ज्यादा तो नहीं आता ज्यादा नहीं, माहवारी तो? अच्छा, सही है। आपको शौहर से मिलने में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होते, कोई पोस्टमैटिक ब्लीडिंग वगैरह? शुड आई आस्क सर इन इंग्लिश और उर्दू? उर्दू बेटा, मैं ख्याल है क्योंकि हमने स्टार्ट उर्दू में किया था। नहीं। ओके, सही है। आपको शौहर से मिलने में कोई खून तो नहीं आता, कोई तकलीफ तो नहीं होती माहवारी के बीच में पेन टेंशन? होती। अच्छा, सही है। इसके अलावा आपको हर वक्त कोई नीचे दर्द तो नहीं होता नैलों में? नहीं। अच्छा, आपके शोहर और आप दोनों साथ रहते हैं? जब वो अपना हमारे शहर आए होते, कहाँ पे आए होते हैं? जब वो छुट्टी पे जब आते हैं तो फिर हम इकट्ठे होते मतलब आप दोनों घर पे साथ ही रहते हो? वो किसी और शहर में तो या किसी और मुल्क में तो नहीं रहते? हैं। उनकी जॉब जो है वो शहर में, मैं गांव में रहती। अच्छा, सही है। तो आपका किससे मतलब मिलना कितनी दफा होती है एक हफ्ते में आपका? वो जब वीकेंड पे आते हैं। अच्छा, सही है। और क्या कहते हैं इसके अलावा आपने पहले 8 सालों में आपको सिर्फ एक बच्चा होता है, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया था इस बारे में? लोकल डॉक्टर को दिखाया, लोकल डॉक्टर को दिखाया था। आपको कुछ टेस्ट हुए? आपके शोहर के पानी का टेस्ट हुआ है? टेस्ट, हाँ, जो रूटीन के जो होते हैं, उन्होंने मशीन भी लगाई थी और वैसे छोटे से टेस्ट होते। अच्छा, तो उन्होंने आपको कोई मसला बताया था? उसमें कोई आया था? आपको कुछ पता है इसके बारे में? उन्होंने कहा था पता नहीं कोई रसोली है कि क्या। अच्छा, सही है। तो आपको कोई दर्द वगैरह नहीं होता इतना हर वक्त, जैसे आपको काम करने में कोई तकलीफ होती हो, पेशाब में तकलीफ हो, जलन? नहीं, पेशाब की जलन नहीं होती, लेकिन पेट में दर्द रहती। सही। आपको कभी कोई टीबी वगैरह हुआ हो, हल्का बुखार या खांसी रहती हो? नहीं। आपका कभी कोई ऑपरेशन भी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आपके शोहर के या किसी और के साथ ताल्लुकात तो नहीं है? उन्होंने मुझे नहीं बताया। अच्छा, उनको अभी कभी जैसे में कभी कोई आपको दाने वगैरह नजर आए हो? नहीं। अच्छा, सही है। और क्या कहते हैं, आप कोई दवाइयाँ तो इस्तेमाल नहीं कर रही?
वो जो आम देती हैं, दवाइयाँ देती हैं, उनसे हम दवाइयाँ वगैरह लेते रहे, बस ऐसी कोई दवाई। अच्छा सही, आपको सर में दर्द, उल्टियाँ या नजर का या चक्कर वगैरह या नजर सही आता है सब कुछ? हाँ बिल्कुल ठीक नजर। अच्छा सही, डॉक्टर ने आपको रसोली बताई थी तो उसका इलाज डॉक्टर ने क्या बताया था? बड़ी थी, ऑपरेशन का बोला था या दवाइयों से ठीक हो जाएगा? इसीलिए उन्होंने भेजा आपके पास। अच्छा सही है। और आपने बच्चे के लिए कोई दवाइयाँ ली हैं पहले से? वो जो आम मिलती रहती हैं वो ली है, कई वो दफा कौन ली। सी, कैसे खाती हैं आपको? कितने अरसे खाई है? वो दे देते थे जी महीने में 5 दिन के लिए कि खानी है आप। अच्छा, और वो आपने कितने महीने खाई है? कई महीने खाते हैं। अच्छा, तो अभी आपको मतलब दर्द वगैरह सही है? आपने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया, रसोली की साइज कम हुई है या उतनी है? इसलिए तो उन्होंने भिजवाया। अच्छा सही है। आपके खानदान में किसी को मतलब सब कितनी भाई बहन है? मेरी 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं। अच्छा, उनको बच्चे सही हो मतलब टाइम पे शादीशुदा है वो लोग? हाँ जी, उन सबके हैं बच्चे। अच्छा चलो सही है। सबसे छोटी वाली उसका नहीं। अच्छा, आपका कभी ट्यूबों का टेस्ट वगैरह हुआ है अंदर कोई कैमरा नहीं। डाल के? अच्छा नहीं हुआ है। खून के टेस्ट हुए थे? किसके? खून के टेस्ट के अलावा कोई टेस्ट नहीं हुआ आपका? नहीं, इसके अलावा भी कोई टेस्ट नहीं। सर चाहिए इसकी कुछ अच्छी समराइज? बेटा आपकी आवाज कट रही। सर आई एम सेइंग कि शुड आई समराइज नाउ? इसकी तो आई थिंक मेरी हाँ कंप्लीट हो जी गई है। करो। Okay. 35 years old, I'm the wife of XYZ, married since 80 years, मेरा 1 + 0 है। सर ये मैंने पूछना भूल गई, पहला जो उनका बच्चा था वो ट्रम्प में हुआ था या कोई मिसकैरेज हुआ था? क्या बताया था आपने? सॉरी। बेटा मिसकैरेज। अच्छा। 35 years old, I'm the wife of XYZ, married since 80 years, there are 0 + 1. Last month, 5 years back, admitted. She came with a complaint of inability to conceive for more than 5 years, with a secondary infertility. There was no any significant findings. अच्छा बेटा डॉक्टर मेरी बात सुनो बेटा। यहाँ पे जब 9 बजे का टाइम था समझाने का। इमरान, ये बाकी सबका म्यूट करो यार प्लीज। अपना जब वहां पे आप हिस्ट्री लोगे ना, हिस्ट्री लेने के बाद एक तो नंबर 1 वहां में मेरा नहीं ख्याल टाइम होगा जिसमें हम उसको समराइज करेंगे। जो स्टेशन जिस जिस्म का प्रॉब्लम होगा वो ये होगा कि उसकी एक फोकस हिस्ट्री लेने के बाद उस टाइम पीरियड के अंदर या उसके अंदर 2 ऑप्शंस होंगी। एक या तो होगा कि जी कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करें विद एग्जामिनर, क्या क्या करोगे हिस्ट्री लेने के बाद, या उसकी मैनेजमेंट डिस्कस करोगे डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिनेरियो बनाता है। जाहिर है अगर इमरान यानी बीच में डिस्टर्बेंस बंद करो प्लीज। उसमें वहां पे समराइज आप नहीं करोगे केस को, वो लेने के बाद हिस्ट्री, उसके बाद आइदर उसमें होगा कि जी उसकी आप इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करोगे एग्जामिनर के साथ या उसकी मैनेजमेंट। ये 2 उसके कंपोनेंट्स होंगे जो स्टेशन टाइप होगा। एंड नंबर 2 जो अभी आपकी ये, क्योंकि मैंने सब फर्टिलिटी आपको बता दिया था, उसके बेटा थोड़ा सा यू नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड रेलेवेंट। ये थोड़ी प्रैक्टिस से ही आएगा, ये सबकी प्रैक्टिस के लिए आएगा, ये नहीं क्योंकि अभी भी जो आपकी जो हिस्ट्री थी ना, मतलब ये नहीं थे कि वो हाँ जी क्या कह रहे हो आप? यस सर, प्रैक्टिस हमारी बहुत कम है। मैंने हाँ नहीं, मैं उसी प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने आज ये करना है कि लेट्स सपोज कि अगर आपको यही आ जाता है कि जी अगर लेट्स डिस्कस दिस थिंग कि सब फर्टिलिटी की आपने फोकस हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उन्होंने आपको पहले दी होगी। जैसे हो सकता है कि इसमें उन्होंने लिख के दिया हो कि दिस इज अ 35 years old, married for 8 years,
with complaint of dysmenorrhea and presented with subfertility, secondary fertility for the last 5 years or so. इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी होगी, उससे बाद आगे आप चलोगे, क्योंकि जाहिर है वो पहले 5 मिनट में या इतने टाइम के अंदर आप सारा कुछ नहीं कर सकते। ठीक, तो प्रॉब्ली आपको शुरू में एक फोकस सा कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी, उसके बाद आपने उसको कैरी ऑन करना। अब जिसमें इसमें लेट्स सपोज इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जी उसकी 35 साल एज है, शादी को 8 साल हो गए, 5 साल पहले उसका एक मिसकैरेज हुआ है और उसको डिस्मेनोरिया है। इन सब चीजों को देखते हुए आपने उसकी आगे हिस्ट्री लेनी शुरू करनी है दोबारा, और उसमें फिर आप क्या क्या उसमें फोकस करोगे। ऑफ कोर्स डिस्मेनोरिया की टाइप, उसको आप जरा उसको देखोगे, सेवेरिटी ऑफ पेन की देखोगे, उसकी प्रीवियस कोई इन्वेस्टिगेशंस है उसको आप जरा चेक करोगे कि जी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ हुआ, और फिर उसके बाद आगे उसका एक रोड मैप या प्लान उसका डिस्कस करोगे विद द एग्जामिनर। क्योंकि ये भी बड़ी ज्यादती होगी कि आपको सिर्फ आगे बैठा दिया कि जी आप सिर्फ इसकी हिस्ट्री लो, जिस तरह लॉन्ग केस में होता है उस तरह नहीं होगा। मेरी बात समझो कि नहीं? सर लेकिन सब फर्टिलिटी में अगर डिस्मेनोरिया भी है, लेकिन हमें रूल आउट तभी करना पड़ता है ना। नहीं मतलब देखो, उन्होंने आपको यू रिमेम्बर के टाइम थोड़ा है, उसमें फोकस रखना है। अब एक जो नया लफ्ज आपकी हर चीज में आ जाएगा ना, वो फोकस्ड है। फोकस का आपको एडवांटेज ये है कि आपने उसी से रिलेटेड करते हुए उसे लेके चलना है। यू कैन नॉट कि आप कहो कि जी मैं इनफर्टिलिटी की जो 100 की 100 चीजें हैं वो मैं रूल आउट करूंगा। जैसे सर मेल फैक्टर को भी तो हमें रूल आउट करना होता है ना। ये बिल्कुल करना है, वो बिल्कुल करोगे। उसमें आप उसकी क्वाइटिस की हिस्ट्री, डिस्पार्यूनिया की हिस्ट्री, और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन कभी हुई है हस्बैंड की कि नहीं हुई है, वो सारी जरूर पूछोगे। पर जो मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि अगर वो फोकस्ड होगी तो उस फोकस के लिए आप लोग आज से ही उसके क्वेश्चंस लिखना शुरू कर दो कि जी कि अगर ये चीज आएगी, साथ डिस्मेनोरिया ये सिनेरियो आ गया तो इसमें मैं कौन कौन से क्वेश्चंस उससे पूछूंगी बिफोर वी मूव ऑन। जाहिर है फिर उनके क्वेश्चंस के आंसर्स से ही फिर आप देन यू स्टार्ट मूविंग ऑन। मेरी बात समझ नहीं आई आपको? सर माइक म्यूट करवा दें प्लीज। ये मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? जी सर आ गई। यस सर आई। जी सर आई। नहीं, अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपको क्लिनिकल सिनेरियो दिया गया होगा या जो इंफॉर्मेशन दी गई होगी, आपने उसी को लेके उसको फोकस लेके आगे चलना। फिर आप बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट जाना, टाइम हमारे लिए कम होगा तो मुश्किल हो जाएगा। यू टेक उसके अकॉर्डिंगली जाके वो करोगे। लेट्स सपोज के अगर इनफर्टिलिटी है और साथ डिस्मेनोरिया आ जाता है और डिस्पैरियोनिया आ जाता है, तो फिर आपका नॉर्मली डीडी के अंदर क्या चीज चली जाती है? और मैंने इसके साथ क्या भी दे दिया कि सिस्ट भी है। एंडोमेट्रियोसिस का बनेगा। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, फाइब्रॉइड, पीआईडी, ट्यूबल पेक्टर आ सकता है, फाइब्रॉइड्स आ सकते हैं। इन तीनों को फोकस रख के चलना। You getting my point? यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, रिपीट कर दें प्लीज जो अभी आपने कहा है। सर डिस्टॉर्ट हो रही है अब आपकी आ रही है आवाज? जी डॉक्टर आपकी आवाज अब क्लियर आ रही है। जी सर अब आ रही है। जो अभी आपने लास्ट कहा है वो बता रिपीट कर दें। डिस्मेनोरिया का जो कहा है वो रिपीट क्लियर आ रही? ये सब क्लियर है। सर नहीं आ रही आपकी आवाज। अब तो बिल्कुल बंद हो गई है। सर आप एग्जिट करके ना रिजॉइन कर लें।
अब आवाज आ रही है आपको सबको? जी सर। जी सर, अब ठीक है। अब ठीक जी है? सर। चलो जी बिल्कुल ठीक है। चलो, अब जिस तरह मैं कहा था इसी तरह वो हर सिनारियोस को कुछ फोकस करके या कुछ आपको हिंट देके उससे रिलेटेड ही चीजें पूछेंगे। एक पूरी जर्नल नहीं पूछेंगे कि आपने एक्सप्लोर करके देखना है। हो सकता है कि इसमें लिखा हो कि हाँ जी पेशेंट एक है जो प्रोलैप्स के साथ आती है गायनी, शी कम्स विद समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना फॉर द लास्ट 3 years। अब आप उसकी हिस्ट्री लें और फिर आगे उसकी हम इन्वेस्टिगेशन या मैनेजमेंट प्लान उससे डिस्कस करें। तो कमिंग बैक टू दिस, लेट्स सपोज अगर ये आ जाता है तो हमने अगर इसके बाद में इसकी अपने हिस्ट्री ले ली। अब हिस्ट्री लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएंगे। बस क्योंकि टाइम है, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन और इसकी मैनेजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। इन शॉर्ट क्या क्या हो सकती है। चलो, अब जिन्होंने हिस्ट्री ली थी, हिस्ट्री लेने के बाद आप मुझसे पूछे कि हाँ जी बताओ जी, डिस्कस द इन्वेस्टिगेशन which you will like to carry out in this patient। अच्छी गाल है, वो छोटे एफसी पेश करते बेरोजगार होता है। डॉक्टर मारवी हैं जिन्होंने ली पहले हिस्ट्री ली है मुझसे। इमरान, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है आपकी आवाज। सर आ रही है। जिन डॉक्टर साहबा ने ली थी हिस्ट्री वो हैं कि शी इज लेफ्ट? अगर चली भी गई तो कोई और भी आ सकता है आके, लेट्स डिस्कस, क्योंकि हमने आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करनी। जी सर। चलो, हिस्ट्री तो हमें पता चल गया था, अब आगे उसकी डिस्कशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। हाँ जी। I would like to have the basic labs such as the blood group of the patient, blood count of the patient, and urine detailed report for microscopy and biochemistry, her blood sugar level, her viral markers, Hb surface antigen, anti-HCV. After that, I would like to have the ultrasound abdomen and pelvis of the patient. Plus, I will need semen analysis of her husband. And as he other than that, I will have the hormonal levels of day 2 TSH level. And further, I will decide upon the first basic labs. अगर इसमें कोई मसला आ रहा है अल्ट्रासाउंड में, then I can. अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको फिर रोकता हूँ, सॉरी। देखो, इसको भी फिर आप डिवाइड करो। मेरा ख्याल है अभी ये, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा आइडिया नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है, आप कहो जी पहले तो इसकी बेसिक हेल्थ प्रोफाइल के लिए कुछ चीजें मैं कराऊंगी जी, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने पूछा कि जी वो कौन कौन सी होंगी, तो देन यू गो इनटू दिस ब्लड ग्रुप एंड सारी चीजें। फिर कहो जी स्पेसिफिक रिलेटेड टू हर डिजीज व्हिच इज सब फर्टिलिटी, मैं हस्बैंड का सेमेन एनालिसिस कराऊंगी, मैं उसके हार्मोन्स के टेस्ट कराऊंगी ये, और फिर मैं आगे एक अल्ट्रासाउंड कराऊंगी। यस सर, इट्स फाइन। डू यू गेट मी? देखो ना, आप अभी भी हमें उस जो लॉन्ग केस के फ्रेम ऑफ माइंड से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना है। जी सर। वहां पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आपका ब्लड ग्रुप से लेके ये सारा BS सारा कुछ होगा, पर अगर उसकी कोई नहीं, आप उसको जी पहले हेल्थ प्रोफाइल के लिए सर्टेन टेस्ट होंगे, और कुछ जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं इस डिजीज से रिलेटेड या इस पेशेंट के लिए, वो मैं हस्बैंड का ये टेस्ट करा रही हूँ,
वो क्या क्या है, आपने क्या बताए थे? और सेवन एनालिसिस होगा और फीमेल के अक्सर उसके हार्मोनल लेवल्स होंगे, डे 2 पे एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन और टीएसएच हम करवा सकते हैं, साथ में अल्ट्रासाउंड ऑफ पेल्विस। और ओव्यूलेशन को देखने के लिए वी कैन डू द मिड साइकिल प्रोजेस्टेरोन लेवल। ओके। और अगर पेशेंट को सारे सिम्टम्स है हाइपरप्रोलैक्टिन देन कैन वी गो फॉर द सीरम प्रोलैक्टिन लेवल। और टू चेक स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस सिम्टम्स है पेशेंट को, साथ में कोई सिस्ट दी हुई है, देन वी कैन also go for the check for the tubal patency. For this I would like to use the hysterosalpingogram and Leptin dye test. अच्छा, अब देखो, एक तो नंबर 1, अगर आपके ज़हन में या डीडी के अंदर एडिनोमायोसिस, डिस्मेनोरिया और फाइब्रॉइड है, उसमें नंबर 1 CA-125 भी मेरा ख्याल है कराओगे आप, क्योंकि आपको हिस्ट्री और सारा कुछ कह दिया, वो ऐड ऑन करोगे। नंबर 2, जब आप ये हार्मोन्स के टेस्ट करा रहे हो, आजकल के हालात में AMH लेवल्स भी कराना जरूरी है। और हिस्ट्री तो सारे हम मार्कर्स करवा सकते हैं, ट्यूमर मार्कर्स, बीटा HCG, LDH। वो आपको आप बेसिक, क्योंकि अभी आपको सिर्फ क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस का है तो CA-125 एक कराओगे। अगर अल्ट्रासाउंड के अंदर वो कोई सिस्ट की अगर ऐसी क्वालिटी देती हैं या उसमें देते हैं कि जिसमें डॉपलर में ब्लड फ्लो ज्यादा है या आपको मैलिग्नेंसी का शक है, फिर बाकी आप सारे कराओ। ठीक है, उसमें आप कह सकते हो कि जी बेसलाइन ये है, बाकी सारी अगर उसके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के देखने के बाद अगर मुझे ऐड ऑन करना होगा तो ठीक है। पूछेंगे जी अल्ट्रासाउंड में आप क्या क्या देखना चाहोगे, अल्ट्रासाउंड में फिर वो सारी चीजें आ जाती हैं कि जी सिस्ट जो है उसका साइज कितना है, यूट्रस में है, ओवरी में है, ब्लॉकुलेटेड है, सिंगल है, थिन वॉल्ड है, डॉपलर में उसकी डॉपलर फ्लो कैसी है, उस पर देन वी कैन डिसाइड कि जी हमने उसके आगे बाकी ट्यूमर मार्कर्स करने है कि नहीं। जी सर। ठीक है, अब तीसरी बात आ गई, आपने इससे कहा कि जी मैं इसमें HSG कराऊंगी। अब देखो HSG एक पेशेंट है जिसके अंदर आपकी एक रसोली आई हुई है, वी डोंट नो किधर, और उसमें साथ इनफर्टिलिटी भी है, तो आई डोंट थिंक सो कि HSG इज द फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन सच केसेस। जी सर, उसमें तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड पेल्विस ही आ जाता है अगर वो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट भी नहीं है और कोई। हाँ, अल्ट्रासाउंड पेल्विस के अंदर अगर उसमें कोई लेस्पोज वो कहता है कि जी कोई एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है कोई 7 into 8 सेंटीमीटर की, फिर उसमें तो आपका HSG का फायदा नहीं ना उस टाइम कराने का। देन इट हैज टू बी आइदर लैपेन डाई और उसके साथ प्रोसीड। ये इसकी मैनेजमेंट के हिसाब से ये आएगा। ठीक है, और जाहिर है कि जब आप इनफर्टिलिटी की बात किसी भी करोगे, जब आप लैपेन डाई की बात करोगे तो उसमें इनवेरिएबली रिकमेंडेड आल्सो है कि आप हिस्टोस्कोपी भी करोगे। तो सर ये हमें इन्वेस्टिगेशन में मांगे या हम अपने मैनेजमेंट का पार्ट रखें? किस चीज का बेटा? सर ये लैपेन डाई जो है, हम अगर HSG नहीं मांग रहे तो फिर हम लैपेन डाई इन्वेस्टिगेशन में पूछ रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन में आएगी, आप उसे कहो कि जी लैपेन डाई एंड डिपेंडिंग अपॉन द अल्ट्रासाउंड शायद हम उसको साथ ही प्रोसीड कर दें, चाहे प्रोसीड हम लेप्रोस्कोपिक की करें या हम प्रोसीड उसको उस पे करें अपना क्या कहते हैं ओपन में। सर शोर बहुत है। सर देखिए पेशेंट की हिस्ट्री है डिस्मेनोरिया की है। आप सबको कहो कि जिसने म्यूट नहीं किया हुआ प्लीज म्यूट कर ले, हम सबको तंग कर रहे हैं। There is somebody. एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन पूछना था। ये पेशेंट में डिस्मेनोरिया भी था, डिस्पेरोनिया भी था सर। देखिए मतलब PID भी हमारे DD में आ सकता है, तो उसके लिए क्या हम स्टेरो नहीं मांगेंगे पेशेंट से? स्टेरो तो एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन में अगर मैस भी हमें मिल गया अल्ट्रासाउंड पे तो कोई एग्जिस्टिंग ट्यूबल पैथोलॉजी भी तो हो सकती है, और इन्वेसिव टेस्ट ज्यादा मांग, पहले हम ये स्टेरो नहीं मांग सकते। बेटा स्टेरो क्या कि HSG की बात कर रहे हो कि स्टेरोसल्फिनोग्राफी सर HSG की बात कर रही हूँ सर, सॉरी HSG। HSG is not recommended in fertility या सब फर्टिलिटी में जहाँ पे कोई पैथोलॉजी हो।
HSG is recommended in those cases जहाँ पे कोई पैथोलॉजी नहीं होती। HSG को आपने सिर्फ उस जगह यूज करना है। एक सेकेंड, इमरान ये शोर कहाँ से आ रहा है यार? ये चेक करो किसी का, या तो म्यूट नहीं है क्या, या ये मेरा कनेक्शन क्यों खराब है? डॉक्टर मारवी को ऑफ करवाए। अब शोर है क्योंकि आई डोंट नो कि मैं इसमें से सारे कैसे निकालते हैं। सर वो मारवी का माइक ऑन होता है ना, उससे आती है आवाज शायद, तो सवाल पूछ के या जवाब देके म्यूट कर दे। चलो, यू मेक श्योर कि एवरीबॉडी इज ऑन म्यूट। वो फिर सबके लिए जिसने बोलना है वो सिर्फ अनम्यूट करे, फिर उसके बाद आगे बंद। ओके, मुझे ये भूल गया मैं क्या कह रहा था। सर आप HSG का कह रहे थे कि नहीं कराना क्योंकि PID में नहीं कराते। बेटा HSG इज द फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर ट्यूबल पेटेंसी को देखने के लिए, जहां पे कोई भी आपको पैथोलॉजी नहीं होती। अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है, कोई पेशेंट को ऐसी हिस्ट्री नहीं है, कोई प्रीवियस उसकी सर्जरी नहीं हुई, तो HSG उस टाइम पे किया जाता है। जहाँ पे किसी की कोई आपको एडिशंस की है, कोई पैथोलॉजी है, कोई और इश्यू आ जाता है, then at that time then it is recommended कि then you move on to either laparoscopy and proceed, या फिर कोई और आप तरीका ढूंढते। क्योंकि अगर उसकी 7-8 सेंटीमीटर की लेस्मोस एंडोमेट्रोटिक सिस्ट है और साथ आप उसकी HSG करते हो, ट्यूब्स उसकी अगर पेटेंट है, तो आप क्या उससे ओवुलेशन इंडक्शन दोगे? नो सर। अगर उसकी पहले वी हैव टू टेक आउट दैट पैथोलॉजी, और पैथोलॉजी निकालने के बाद फिर देन यू कैन प्रोसीड कि जी हमने अगला स्टेप क्या करना। तो HSG इज द फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जहां पे कोई आपको पैथोलॉजी नहीं मिलती। यहाँ पे आपको सस्पिशन है या कोई पैथोलॉजी है आइडेंटिफाइड हो गई है, उसमें देन HSG इज नॉट एक्चुअली द फर्स्ट चॉइस अनलेस कैंटल बाकी सारी आपके पास मोडालिटीज या कोई अवेलेबिलिटीज ऑफ चीजों की नहीं है। Sir, I have one question about HSG. If patient has tuberculosis, then what we will proceed to HCG we can do or what? नहीं, कौन सी abdominal tuberculosis है बेटा कि ये अपना lungs की है? Endometrial pelvic tuberculosis है। Pelvic tuberculosis आपने डायग्नोज किस तरह की? Sir, curettage and curettage के साथ। yes sir। मेरा नहीं ख्याल कि मतलब आप कह रहे हो कि इसको एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस है या is that so? Sir, pelvic tuberculosis है, endometrial उसे pelvic tuberculosis है और अल्ट्रासाउंड पे क्या आ रहा है? सर मैं यानी जनरली बस यानी पूछ रही हूँ कि जो है क्या यानी हम पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस के साथ क्या स्टेरोसल्फिंजोग्राफी करेंगे? मेरा नहीं ख्याल क्या हम या एरेगेट करके फिर यानी उसको स्टेरोसल्फिंजोग्राफी करेंगे कि मेरा तो ख्याल है कि अगर आपका वो डायग्नोसिस हो गया है उसका पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस का, तो फिर एटलीस्ट उसको ATT देने के बाद फिर रीइवैल्यूएट करोगे कि जी हमने अगला स्टेप्स का क्या करना। ओके सर, थैंक यू। लेकिन ये आप मेरी बात याद रखना कि जिसमें पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस या एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस आ जाती है उसमें चांसेस फॉर फर्टिलिटी गोज वे डाउन। इवन फॉर एन IVF प्रोग्राम उसमें जो सक्सेस रेट है वो लेस देन 5% होता है। ओके सर, थैंक यू। और इसमें फिर हम पहले इरेडिकेशन करने के बाद आइदर 9 months और 1 year करने के बाद ATT, फिर दोबारा उसकी फिर आगे इवैल्यूएशन करके फिर आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि ये जो बुक्स में लिखी हुई हैं ट्यूबल ये
ट्यूबरक्लोसिस के अंदर ये जो फाइंडिंग्स बताई हुई है हिस्टेरोसल्फिनजियोग्राफी के ऊपर, टोबैको पाइप अपीयरेंस और वो जो कॉग व्हील चीजें हैं सर, फिर अगर हम हिस्टेरो नहीं करते तो फिर ये चीजें हमें कैसे नजर आती हैं? देखो ये तब पता चल रहा है जब मैंने आपको ये कहा है कि HSG इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ मोडालिटी टू चेक द ट्यूब्स, जहां पे आपको किसी चीज का सस्पेशन नहीं है। अगर आपको सस्पेशन उसको चाहे PID का है, चाहे पैलियोट्यूबरक्लोसिस का है, चाहे कोई सिस्ट का है, देन फर्स्ट चॉइस वुड बी लेप्रोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी एंड प्रोसीड। यही जो आपने बातें कॉग व्हील की और बीटेड एक्सपीरियंस और ये सारा कुछ है कि जब आप लेप्रोस्कोपी करते हुए रीजन देखते हुए उसमें सारा चीजें नजर आ जाती। सर प्लीज रिपीट करें, लेपिन और आपने क्या बताया? प्रोसीड बेटा, ताकि उसी सेटिंग के अंदर आप उसको अगर प्रोसीड आपने करके करना है, कोई वहां पे मैस है, वहां पे चीजें अपना सूडो मैस बना हुआ है, यहाँ पे वहां पे कोई इसके वो बन जाते हैं, ये क्या कहते हैं ग्रैनुलोमास बन जाते हैं, उनकी बायोप्सी एंड साथ लेके जाना, फिर आप उसी सेटिंग में आप साथ करते हो। सर तो ये जो बाकी चीजें हमने रूल आउट करनी है, ये हमने हिस्ट्री बेस्ड करनी है? अगर पेशेंट वेट लॉस की दे रही है, फीवर की हिस्ट्री, हेमोप्टासिस की, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इस तरह की चीजें अगर दे रही है तो फिर हम हिस्टेरोसल्फिनजियोग्राफी को होल्ड कर लें? नॉट द फर्स्ट चॉइस। ओके ओके सर, नॉट द फर्स्ट चॉइस, क्योंकि उसमें अगर वो पूछेगा कि जी कि आप क्यों ये हिस्ट्रो क्यों नहीं कर रहे, तो उसमें आप देखो कंफर्मेशन किसी चीज की भी किस तरह होगी, उसकी बायोप्सी से करने से होनी है। अगर वो लेट्स सपोज कोई CA है या बेनाइन है, कोई भी चीज है, उसकी कंफर्मेशन करने के लिए आपको उसकी बायोप्सी जरूरी है, और HSG के अंदर बायोप्सी तो नहीं हो सकती। इसलिए जब आप लेप्रोस्कोपी करोगे उसके साथ अगर कॉग-जी का हमें सस्पेशन होगा ट्यूबरक्लोसिस का, तो साथ ही हम उसका वो कर लेंगे, बायोप्सी भी ले लेंगे, उसकी कंडीशन देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आगे मैनेज करेंगे। जी सर। सर अगर हमने एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेनी हो ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो सर वो कौन से डेज पे लेते हैं? प्री मेंस्ट्रुअल, पोस्ट मेंस्ट्रुअल या मेंस्ट्रुअल ब्लड लेते हैं? मेंस्ट्रुअल ब्लड तो डेफिनेटली नहीं लेते। अगर आपने बेसिकली एंडोमेट्रियम लेना है ना, जी सर, तो डे 21 और डे 23 पे लेते हैं डॉक्टर हम। फिर उसमें जब थिकन एंडोमेट्रियम होगी सबसे ज्यादा, तब आपको लेनी चाहिए। और दूसरा अगर आप अर्ली में लेते हो, पहले शुरू वाले फेज में उसकी लेना चाहते हो, तो फिर नॉर्मली फिर वहां से जो रिकमेंडेड इसका है वो वहां से आप सीजर से थोड़ा सा कट आउट अ पीस ऑफ एंडोमेट्रियम एंड देन यू टेक इट आउट। जिस तरह छोटी सी बायोप्सी आप लेते हो उसकी सर्विक्स की, उसी तरह अंदर जाके हिस्टोस्कोपिकली आप उससे थोड़ी सी पीस काटते हो और ग्रास्पर से पकड़ के देन यू टेक इट आउट। एक्सक्यूज मी सर, सब फर्टिलिटी के पेशेंट में जब हम हार्मोनल करवाते हैं और उसको सॉरी बेटा, और इस जो भी बायोप्सी है इसको आपने फॉर्मली में नहीं भेजना, इसको आपने नॉर्मल सलाइन में भेजना। जी जी सर, जी सर, थैंक यू सर। सर हार्मोनल प्रोफाइल का बता दें। सर हार्मोनल प्रोफाइल के लिए मैंने क्वेश्चन पूछना था कि जैसे हम सेकंड डे पे करवाते हैं ना FS और LH, अगर पेशेंट का साइकिल रेगुलर है, अगर पेशेंट का साइकिल इरेगुलर है तो फिर हम कैसे करवाएंगे सर सेकंड डे पे? और डे 21 जो हम सीरम प्रोजेस्टेरोन कराते हैं ओवुलेशन के लिए, उसको भी हम कैसे करेंगे मैनेज? उसमें आसान तरीका है, आप उसको प्राइमलर 10 दे दोगे 21 डेज के लिए, और जब वो 21 डेज के बाद पीरियड्स छोड़ेगी द मेडिसिन, तो उसके सेकंड डे पे आप उसका टेस्ट करा लो। सर इसमें 7 डेज तक देते हैं ना, 21 डेज तक तो नहीं देते विथड्रॉ के लिए? अब वो डिपेंडिंग दोनों तरीके से कर सकते हो बेटा। 10 डेज के लिए तो होता है उसका सिर्फ विड्रॉल करने के लिए, 21 डेज के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि उसका पैटर्न भी जो है वो थोड़ा सा 21 डेज हो जाएंगे, फिर जब विड्रॉल होगी फिर उसके सेकंड डे पे आप वो टेस्ट करा सकते हो। तीसरी इसमें ऑप्शन है, क्योंकि आपने देखना ओवेरियन रिजर्व है जो आजकल की रिकमेंडेशन भी है, वो कहते हैं कि फिर आप किसी डे पे भी AMH लेवल करा लो उसका, you don't have to go through the FSH and LH, फिर उसका AMH करा लो। सर AMH की अपर लिमिट क्या है, नॉर्मल वैल्यू? सर बेटा वो
डिफरेंट लिखी हुई जो हर बुक में डिफरेंट है ना, वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उन्होंने उसके जो स्केल है वो फर्क किया हुआ है डिपेंडिंग ऑन द लैब। हमारी जो लैब में है वो मोर देन 1 जो है दैट इज फाइन। मेरा ख्याल है शौकत खानम वाले की शायद है जो उसकी मोर देन 5 होना चाहिए इस तरह, मुझे वो याद नहीं अब, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने किस 1 से कम नहीं किया। होना चाहिए सर, 1 से कम नहीं होना चाहिए। यंगर पेशेंट में जितना 1 से कम होता जाता है, डिक्रीज करता रहता है, उतना उसका रिजर्व कम होता जाएगा और उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। सर एक क्वेश्चन है मुझे। जी हेलो सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर स्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी करते हैं 5 से 7 सेंटीमीटर तक फाइब्रॉइड को रिमूव करने के लिए, तो हम उसकी पेटेंसी किस टाइम चेक करेंगे? बिफोर रिमूवल आफ्टर फाइब्रॉइड करेंगे या आफ्टर उसी टाइम ही करेंगे फाइब्रॉइड रिमूव करने के, या उसके बाद दोबारा 3 मंथ के बाद इसकी लेपेंडाई अलग करेंगे? ये थोड़ा मुझे डाउट है, समझ नहीं आ रहा है। अभी देखो ये आप फाइब्रॉइड कहाँ है और कितना बड़ा है? सब म्यूकस फाइब्रॉइड है सर, मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ, किसी कोई सिनेरियो नहीं है। 5 to 7 सेंटीमीटर तक लिमिट है ना कि हम स्टेरोस्कोपिक रिमूवल कर सकते हैं? नहीं बेटा, स्टेरोस्कोपी की जो मैं बता दूं, स्टेरोस्कोपी की जो लिमिट है दैट इज अबाउट 3 सेंटीमीटर, इट इज नॉट 5 सेंटीमीटर। ये दोबारा चेक कर लो। ड्यूअर्स में तो लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर तक। 5 बहुत बड़ा हो जाता है और 5 के लिए आपको 2 सिटिंग्स में करनी पड़ती है उसकी रिमूवल। जो एंडोस्कोपिकली वैसे जो है रिकमेंडेड बिल्कुल, अगर वो इंट्राम्यूरल है तो वो 3 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन पेटेंसी कब करेंगे सर अगर 3 सेंटीमीटर? मैं बेटा एक सेकंड बताता हूँ, सॉरी मुझे नीड टू टेक दिस कॉल। आवाज नहीं आ रही। सर ने म्यूट किया हुआ। सर बात कर रहे हैं। सॉरी, आप पूछ रहे थे कि अगर आप किसी की मायोमेक्टमी करो तो उसकी ट्यूबल पेटेंसी कब चेक करनी है। इसमें बेटा 2-3 चीजें होती हैं, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। नंबर 1, इट इज द लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड्स, वो किस जगह पे थे, आपकी कैविटी ओपन हुई कि नहीं हुई, क्या करें। एज अ रूटीन बिफोर डूइंग ए मायोमेक्टमी, अगर तो आप लेप्रोस्कोपिकली कर रहे हो तो उसमें आप उसकी ट्यूबल पेटेंसी मायोमेक्टमी करने से पहले चेक करोगे। नंबर 2, आप दूसरा जब करते हो उसमें हमें एडवांटेज ही मिल जाता है लेप्रोस्कोपिकली करने से कि उस टाइम उसकी पोजीशन ऐसी होती है कि आप डाइट डाल के आराम से चेक कर लेते हो। अगर तो उसका फाइब्रॉइड लेस्पोज बिल्कुल कैविटी से दूर है, बाहर है और ट्यूब्स बिल्कुल नॉर्मल लुकिंग है, तो फिर उसके बाद दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। मायोमेक्टमी करने के बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि जी वो ठीक है। हाँ, उसके 3 मंथ्स के बाद जब वो कंसीव करना शुरू करे, नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर वो नहीं कंसीव कर सकती तो फिर पॉसिबिलिटी दोबारा है कि हम उसकी ट्यूबल पेटेंसी चेक करें। वो किस तरह चेक करनी है, वो तब आप HSG के साथ भी कर सकते हो क्योंकि वो विदाउट एनेस्थीसिया हो सकती है, और अगर पेशेंट बड़ी कीन है तो उसकी दोबारा लेप्रोस्कोपी की जा सकती है टू फाइंड द। दोबारा लेप्रोस्कोपी करने का एडवांटेज ये है कि जी अगर वहाँ पे दोबारा एडिशंस बन गई हैं तो आप उनको काइंड ऑफ कर सकते हो, काट सकते हो। और दूसरा, हाँ मैं भूल गया कि जब पहले आपने मायोमेक्टमी की थी तो उसमें फिर जब भी आप करोगे तो आप उसमें बात जरूर करोगे कि जी मैं एंटी एडिसिव जो हाइलुरोनिक एसिड्स वगैरह हैं उसको मैं पोस्ट सर्जरी उसमें वहाँ पे स्प्रे कर दूंगी या वहाँ पे जेल लगा दूंगी, जो हमें चांसेस ऑफ इसको करने के लिए काम करेंगे। तीसरा,
अगर उससे और आगे जाना चाहते हो कि जी कोई और हो, तीसरा उसमें एक ऑप्शन ऑफ सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी की भी बात कर सकते हो आप कि जी हम 3 महीने के बाद या 4 महीनों के बाद वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड वो भी चेक कर सकते हैं। अगर ट्यूब दोनों साइड की पेटेंट है तो उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होगा, अगर वो ब्लॉक्ड आ जाती हैं तो फिर उसके मुताबिक ट्रीटमेंट आएगी। सो मैं इसको रिपीट कर दूं, जब मायोमेक्टमी करनी है, मायोमेक्टमी करने से पहले आप चेक करोगे डिपेंडिंग अपॉन ट्यूब्स का साइज, लोकेशन फाइब्रॉइड का और किस जगह पे है। करने के बाद 3 मंथ्स के बाद आप इवेल्युएट करके आपको पता चल जाता है कि सर्जरी में जो सर्जरी है जिनकी पूरी कैविटी खुली है या मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे वो है, उनका आप 3 मंथ्स के बाद आइदर सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी कर सकते हो या HSG कर सकते हो, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्लान फॉर हर फर्टिलिटी। यानी सर लेपेंडाइटिस आप कह रहे हैं कि मायोमेक्टमी करने से पहले करें या HSG, दोनों में से कोई भी फाइब्रॉइड के केस? मुझे बेटा दोबारा बताओ, पूछो दोबारा बताओ। मैम फाइब्रॉइड, सर फाइब्रॉइड के केस में आपने यही बोला ना कि हम मायोमेक्टमी से पहले उसकी ट्रिपल प्रेगनेंसी चेक करेंगे, ईदर फ्रॉम HSG ईदर फ्रॉम लेपेंडाइड अकॉर्डिंग टू द रिस्क फैक्टर। अगर वो लो रिस्क होगी तो HSG नहीं, नॉट फ्रॉम HSG। HSG के साथ नहीं करोगे आप, क्योंकि आपने ओपन तो करना ही करना है। ठीक है, तो आप ओपन करने से पहले चाहे लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हो या आप कैथेटर डाल के इवन मायोमेक्टमी करने से पहले भी आप चेक कर सकते हो। डाई टेस्ट जो होता है सर, डाई टेस्ट जो करते हैं। यस सर, एक क्वेश्चन मेरा और है कि ये जो फाइब्रॉइड रिलेटेड इनफर्टिलिटी है सर, इसमें साइट और साइज का कितना बड़ा रोल है? मतलब ये कोई बुकिश नॉलेज है या हमारे अपनी तरफ से बनाई हुई कितना साइज होगा या डिस्टॉर्टेड कैविटी होगी तो ये फाइब्रॉइड जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज करवाएगा? मतलब मैं इसका साइट और वो साइज जो है कंफर्म करना चाह रही हूँ आपसे कि बेटा जो हमारी ना, हाँ, इसमें जो हमारी IVF की गाइडलाइंस हैं उसमें वो बड़ी सिंपल सी कहते हैं कि जी एनी फाइब्रॉइड व्हिच इज more than 5 centimeter, it has to be removed before doing an IVF procedure. Number 2, जो आपका फाइब्रॉइड इंट्राम्यूरल है, सबसरोनल से माइनस जितने फाइब्रॉइड्स हैं, वो जितने फाइब्रॉइड्स हैं वो जितने भी हो, अगर वो 5 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं तो दे हैव टू बी, और साथ फर्टिलिटी का इशू है तो दे हैव टू बी रिमूव फर्स्ट। माइनस द सबसोजल वन क्योंकि बाहर होते हैं इसलिए उनको आप छोड़ भी सकते हो। डॉक्टर, अगर वो ये इतना बड़ा फाइब्रॉइड है और कॉर्नल पे है या फंडस पे है कि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो फिर हम लैप एंड डाई टेस्ट तो आफ्टर मायोमेक्टमी करेंगे ना? नहीं बेटा, आफ्टर मायोमेक्टमी उस टाइम वो इतना रिलायबल नहीं होती, उतनी रिलायबल इसलिए नहीं होती कि क्योंकि बाद में पोस्ट एडिशन बनने के वो बंद हो जाते हैं ट्यूब। हम तो जब भी करते हैं हम नॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन अगर अपना पेशेंट की पहले स्टेप में करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर, ताकि वी कैन डिनोट अगर उसमें डाई नहीं आती फॉर किसी रीजन, फिर हम सेकंड स्टेप में एंड में दोबारा जरूर करते हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब हम डिजिटलाइसिस कर लेते हैं या फाइब्रॉइड निकाल के एनाटॉमी नॉर्मल कर देते हैं तो कई बार डाई दोबारा भी आ जाती है। लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन जो ट्यूब्स का ग्रॉसली के देखने में वो कैसी लग रही, अगर वो ठीक लग रही है तो मैं यही पूछ रही थी डॉक्टर। थैंक यू सर। ये चॉइस ऑफ इंसिजन बता दें ऑन द मायोमा, आइदर वी गो फॉर लॉन्गिट्यूडल इंसिजन और ट्रांसवर्स इंसिजन। ये मेरा अब तो अंदाजा है कि डिपेंड अपॉन के वो इंटीरियरली है कि पोस्टीरियरली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें तो क्योंकि हम करते लेप्रोस्कोपिकली हैं, जो पोस्टीरियर वाला होता है उसको हम वर्टिकल इंसिजन देते हैं, जो एंटीरियर वाला होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं, क्योंकि वो सूचनिंग हमारी लेप्रोस्कोपिकली इस तरह आसान होती है। जो लोअर सेगमेंट में पोस्टीरियर होते हैं क्या उनको भी आप लोग पोस्टीरियरली लॉन्गिट्यूडनल से ही निकालते हैं? जो पोस्टीरियरली लोअर सेगमेंट में होते हैं, यस सर, उनको भी हम इससे करके निकालते हैं, वरना हमारी लेप्रोस्कोपिकली पोस्टीरियरली वर्टिकल इंसिजन जो होता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल इंसिजन जो है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टिच and also depending and on sir, if there are multiple ones, so either we should directly go for longitudinal if there are multiple ones. देखो बेटा, ये जो सारी है ना, ये इन्होंने लिखी हैं सारी बातें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल
ये सब चीजें जो होती है ना, ये बुकिश इस लिहाज से हैं कि वो प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव एडिशन बनने का। सर उस केस का मैनेजमेंट, सर उस केस का मैनेजमेंट रह गया। इस केस का मेरा ख्याल है, अब थोड़ा सा टू कीप इट सिंपल मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर दूं। अगर इसका सिम एनालिसिस ठीक है और इसकी हार्मोन प्रोफाइल पेशेंट की ठीक है और इसकी 6 या 7 सेंटीमीटर की एंडोमेट्रोटिक सिस्ट आ जाती है, तो फिर मैं तो इसकी लेप्रोस्कोपिकली सिस्टेक्टमी करके ट्यूबल स्टेटस चेक करके देन विल प्रोसीड। हम सिस्टेक्टमी करते हैं और ट्यूबल स्टेटस का ठीक है तो वी विल गिव हर टाइम फॉर 3 months। और हाँ जाहिर है उसमें जब करेंगे तो उसकी स्टेज ऑफ एंडोमेट्रोसिस को भी हम करेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगर तो ये स्टेज 1 और 2 में आ जाती है इनिशियली, आई विल गिव हर 3 months टाइम टू कंसीव नेचुरली। अगर 3 महीने में नहीं करती फिर हम इसको IUI करेंगे 2 to 3 साइकिल्स। अगर 3 साइकिल्स के बाद भी कंसीव नहीं करती फिर हम इसको IVF के बारे में बात करेंगे। अगर ये स्टेज 3 और 4 आ जाती है तो उसमें फिर मैं इसको 3 months के बाद इसका पहले IUI कराऊंगा और IUI कराने के बाद वही 2 to 3 साइकिल्स के बाद नहीं होता तो फिर मैं इसको IVF के लिए ले जाता हूँ। मैं अगर इसकी सर्जरी करता हूँ और देखता हूँ कि जी इसकी ट्यूब्स नहीं नॉर्मल या वो ब्लॉक्ड है तो फिर हम ये 3 months के लिए पोस्ट हो सकता है कि इसको मैं किसी पीरियड्स को सप्रेस कर दूं, सूडो मेनोपॉज कर दूं और उसके बाद 5वें 6ठे महीने या जब भी ये मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो उसका फिर सीधा फिर IVF करना। तो यू कीप इट वेरी सिंपल डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द उसकी सर्जिकल के नोट्स के क्या। एक सवाल और है सर, एंडोमेट्रियोसिस की जो अगर केस हमारे पास आता है इनफर्टिलिटी के साथ तो हमें हार्मोनल प्रोफाइल्स भी मांगने हैं ना? बेटा हार्मोन प्रोफाइल तो आपने हर इनफर्टिलिटी की पेशेंट के मांगने हैं, ठीक है सर, वो आपको पता होगा तो उसके हिसाब से आप चलोगे ना। और ये सर थायराइड, सर ये थायराइड जो है ये गाइडलाइन में लिखा हुआ कि थायराइड और प्रोलैक्टिन जो है जब सिम्टम ना आए तो आपने मांगने नहीं, तो हम मांगेंगे अपने इस एग्जाम में थायराइड भी और प्रोलैक्टिन भी एज अ रूटीन, क्योंकि सर पेशेंट्स बहुत होते हैं और अगर हम ना लें और निकल आए फिर बाद में, क्योंकि मैंने ये अपनी ओपीडीज में देखा है कि पेशेंट को ज्यादातर थायराइड ही निकलता है या स्ट्रेस की वजह से उनका प्रोलैक्टिन इतना हाई होता है कि उनके मेंसेस इरेगुलर हुए होते हैं। आप क्या कहते हैं सर? देखो जो एनी पेशेंट नहीं, देखो इसमें 2 में डिवाइड कर लो ना आप। एक मरीज है जो इरेगुलर पीरियड्स के साथ आ रही या एक एमनोरिया के साथ आ रही है, उसमें तो आप ये प्रोलैक्टिन भी कराओगे, उसके बाकी सारे हार्मोन्स भी कराओगे, सारा कुछ ठीक है। एक मरीज है जिसके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हैं, कोई वेट भी ज्यादा नहीं, सब कुछ नॉर्मल आई जा रहा है, उसमें फिर मे बी यू कैन डिफेंड के जी हम सिर्फ उसका ओवेरियन रिजर्व देखेंगे और ना उसको कोई गैलेक्टोरिया है ना उसके थायराइड के कोई फंक्शन है तो उसको हम बाईपास कर देंगे। लेकिन अब ये जो है करा लेना, मेरा ख्याल है डिफेंड करना आसान है टू वर्कअप के लिए। जैसे इन्होंने कहा कि जी मैं इसके FSH, LH, प्रोलैक्टिन और डे 21 प्रोजेस्टेरॉन कराऊंगा कराने के लिए। सर जो हमारा केस था उसमें तो एंडोमेट्रियोमा है, तो एंडोमेट्रियोमा अकॉर्डिंग टू द बुक तो स्टेज 3 बन गया वो। तो अगर हम उसको ऐसे हम फिर तो वो उसमें ही लिखा हुआ है जब एंडोमेट्रियोमा आता है तो वो स्टेज 3 है और स्टेज 3 की ट्रीटमेंट तो फिर IVF है। तो अगर हम ऐसे लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप तो इसमें हमारा की गलत नहीं हो जाएगी एग्जामिनर? मतलब देखो स्टेज 3 है, जब आप अंदर जाते हो तभी तो इसकी स्टेजिंग हो रही है ना जो आपकी सारी है। अगर वो सिर्फ कन्फाइंड है, सिर्फ सिस्ट में एक में है और एक साइड पे है, बाकी सारा पेल्विस उसका क्लियर है, कोई यूट्रोसेकल पे कोई स्पॉट्स नहीं है, कोई आगे स्पॉट्स नहीं है, बाकी सारी पेल्विस क्लियर है और ट्यूब्स उसकी पेटेंट है, फिर IVF और यंग उसकी एज है लेट्स सपोज 30-35 तक उसकी है, तो मैं तो 3 months तक उसको ओवुलेशन इंडक्शन या इवन IUI की बात शुरू कर सकते हैं। हाँ अगर उसके यूट्रोसेकल में भी है, उसका पाउच डगलस ऑब्लिटेटेड है और बिल्कुल उसका साथ एडिनोमाइसिस भी आ जाता है, then of course then there is no point of waiting for natural pregnancy और IUI, फिर आप सीधा IVF की तरफ जाओ डिपेंडिंग ऑन पेशेंट। क्योंकि सर बुक्स में जो है ना सर फर्स्ट लाइन उन्होंने IVF दिया हुआ और सर्जरी जो है सेकंड लाइन दिया हुआ है। बेटा इसमें ये भी आपने ध्यान रखना है ना कि पेशेंट अफोर्डेबिलिटी कैसी है। जब आप पूछते हो उसकी हिस्ट्री के अंदर और वो कमाता ही महीने का 10,000 रुपया है, 20,000 रुपया कमाता है और पूरी फैमिली को चलाता है,
उसमें आप उन्हें कहो कि जी आप आके ये 5 लाख रुपए का प्रोसीजर करा लो, उस जरा उसको उस वो वाला कंपोनेंट भी आपने अपने ज़हन में रखना, तो जस्टिफाई करते हुए चले। यस। वो कह देंगे कि आपने डायरेक्टली आईवीएफ क्यों नहीं कराया, उन्हें कहिए आईवीएफ का ऐसे पेशेंट में सक्सेस रेट इज सो लो, अफोर्डेबिलिटी का उसका इशू है, आई डोंट नो वो कब करा सकते हैं कि नहीं कराते, अभी उन्होंने इतने पैसे दे के सर्जरी कराई, नेक्स्ट कब करा सकेंगे, तो वो सारी चीजें वैल्यूएशन करने के बाद फिर पता चलेगा। लैप्रोस्कोपिकली एंडोमेट्रियोमा की क्वेश्चन है सर। हेलो बेटा, मेरा ख्याल है अब वो डॉक्टर शहनाज भी आने वाली होंगी, हम 10 मिनट ऊपर ले लिए तो सर एक्चुअली एक बात बता दीजिए सर, ये बताएं कि अगर ये पेशेंट का हाइपोथायराइड आता है तो हम गायनेकोलॉजिस्ट ट्रीट करेंगे या हम अपने कुलीग फिजिशियन को कहेंगे? आपकी जिंदगी आसान है अगर आपके पास अवेलेबिलिटी हेल्प की और एक्सपर्टीज है तो ऑफ कोर्स इट विल बी बाय अ फिजिशियन, ये उसकी फील्ड है, वो करेगा। अगर आपके पास किसी गांव में आप बैठे हो और वहाँ पे है ही कोई फिजिशियन नहीं है, फिर आप खुद करो। सर एंडोमेट्रियोमा कितने साइज तक निकाल सकते हैं जी? सर लेप्रोस्कोपी के लिए एंडोमेट्रियोमा कितने साइज तक निकाल सकते हैं? वो आपके जो सर्जन है बेटा उसकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने आज तक कोई भी एंडोमेट्रियोमा ओपन करके नहीं किया, जितने मर्जी साइज का। सर आप कह रहे थे कि स्टेज 3 में एंडोमेट्रियोमा, जब स्टेज 3 और 4 में एंडोमेट्रियोमा आता है, लार्ज एंडोमेट्रियोमा आता है, तो आप कह रहे थे कि अगर पेल्विस में कोई एडिशन नहीं है, कोई पेरिटोन, तो फिर वो सर एंडोमेट्रियोमा जो खाली है तो फिर वो उसकी स्टेजिंग में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये हम क्या उसको फर्स्ट में डाल देंगे या 2 में डाल देंगे? देखो, अगर तो आप किस चीज से डरते हो इसमें, जब आप ये सर्जरी करते हो इसमें आपको सबसे ज्यादा डर ये होता है कि उसकी रिकरेंस कब और कितनी जल्दी और कब हो जाएगी। ऐसे मरीज जिसके अंदर स्पॉट्स पड़े हुए हैं या एडिशंस बहुत ज्यादा लगी हुई हैं, उसमें रिकरेंसेस बनने की चांसेस बहुत ज्यादा है, एंड एवरी टाइम शी कम्स बैक विद अ सिस्ट। हर बार तो आप सर्जरी करके नहीं कर सकते ना ये, तो द आइडिया इज कि आप पेल्विस जितनी क्लियर करोगे मैक्सिमम क्लियर करने के बाद वी विल ट्राई टू उसकी फर्टिलिटी को टैकल हेड्स ऑन जितनी जल्दी करोगे। ये नहीं कि इसका करके आपको मुझे साल बाद आके दोबारा दिखाओ, यू विल एक्सट्रीमली रश इनटू हर फर्टिलिटी डिजायर्स, और जितनी जल्दी हो वो कंप्लीट करने के बाद देन यू विल मूव ऑन के जी, एक बार जब उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है फिर बाद में आपने एंडोमेट्रियोसिस का क्या करना है, दैट विल कम लेटर ऑन। चलो बेटा, मेरा ख्याल है वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट। जवाब दे दे बस। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके बेटा, थैंक यू सर, ऑलवेज बी हैप्पी, आमीन। ओके बेटा, गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। क्लास इसी लिंक पर होगी डॉक्टर शहनाज की? जी इसी लिंक पर ही होगी। थैंक यू सर।